हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 पे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड सब्जेक्ट विच वी आर डीलिंग फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वायरमेंट। आज हम इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट बहुत डाइसी है ना। बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के लिए हमको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इकोनॉमी के लिए भी एक हद तक एक चीज़ें सर्टेन है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे ही सिमिलरली हिस्ट्री के लिए भी थोड़ी सर्टेनिटी है और ज्योग्राफी के लिए भी सर्टेनिटी है ना। अब इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए सर्टेनिटी नहीं है ना। अब इसको जो है किस तरीके से डील करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे हो जिससे हमारे क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, जो भी मैंने पढ़ा है या फिर जिस तरीके से मार्क्स स्कोर किए हैं प्रीलिम्स में मेंस में, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपका थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। 2026 में आपके जो है अच्छे मार्क्स आ जाएँ। जितने भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जो भी 12 से 14 क्वेश्चन जो ईजी आते हैं, ईजी टू मॉडरेट आते हैं, वो आपके सॉल्व होने चाहिए। मेरा गोल यही है कि आप ये वीडियोस देखो। इसकी जो भी 4 या 5 वीडियोस बनेंगी इस लेक्चर की, जो इन्वायरमेंट है आपका लक्ष्य 120 का, तो इसमें जो भी 4 या 5 वीडियोस आपकी बनेंगी वो उससे आपका इन्वायरमेंट कवर होना चाहिए, उससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। बस मेरा गोल यही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोर्सेज क्या रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सोर्सेज क्या थे, है ना। मेरे जो सोर्सेज थे, 2 मेन सोर्सेज थे मेरे। एक तो बायो की एनसीईआरटी जो 12th क्लास की आती है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मैंने किस तरीके से उसको पढ़ा था और आपको किस तरीके से पढ़ना है। और आपके साथ एक लेक्चर उसका भी लूँगा मैं कि बायो की एनसीईआरटी में से क्या निकालना है आपको। उसके बाद एक बुक आती है शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट के लिए, तो वो भी मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने गवर्नमेंट जो वेबसाइट हैं उनकी हेल्प ली थी थोड़ा बहुत, जो भी करंट अफेयर्स है उसके लिए। बाकी आपको करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 या फिर कोई और मंथली मैगजीन जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा जो है इन्वायरमेंट का लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड है, हमारे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं 365 के लिए। उसको हमने 2 घंटे में कवर कर रखा है, तो वो आप इस वीडियो को देखने के बाद एंड में देख लेना, तो आपका करंट अफेयर्स जो है इन्वायरमेंट का वो कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे कि पीवाईक्यूज़ जो ट्रेंड है, पीवाईक्यू का ट्रेंड कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। इन्वायरमेंट में क्वेश्चन किस टाइप से पूछती है यूपीएससी। क्या वो नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछती है, या फिर स्पीसीज़ से क्वेश्चन पूछती है, या फिर किसी और टाइप से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें अपन को देखनी है इसमें। और इसके अलावा जो है कि अपन को देखना है कि यूपीएससी ट्रैप कहाँ सेट करता है ना। यूपीएससी जो है कुछ ट्रैप्स भी सेट करता होगा जिससे बच्चे वहाँ फंस जाएं और उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए, वो भी हम देखेंगे। फिर इन्वायरमेंट के लिए नोट मेकिंग कैसे करनी है, क्योंकि अभी अपने पास 4 मंथ हैं, अभी 120 डेज़ के आसपास हैं हमारे पास। तो हम देख सकते हैं कि भाई जो है किस तरीके से इन्वायरमेंट को पढ़ा जाए बेसिक सोर्सेज से। उसके बाद अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं, या फिर हम आपको मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हैं, या फिर जो भी मैं जिसके साथ डिस्कस करूँगा, जिन नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिवीजन के पर्पज़ के लिए, है ना। मेन पर्पज़ जो है हमारा वो रिवीजन है, रिपीटेड रिविजन्स। क्योंकि इन्वायरमेंट में कॉन्सेप्ट्स आपके एक बार क्लियर हो गए, उसके बाद आपको रिपीटेड रिविजन्स चाहिए। क्योंकि अगर आपको रामसार साइट्स याद नहीं है कि ये वाली रामसार साइट जो है वो तमिलनाडु में है और ये उत्तराखंड में है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आएगा केवल और केवल आपके जो है रिपीटेड रिवीजन से, है ना। इसके अलावा और कोई आपके पास दूसरा चारा नहीं है। फिर आप नोट मेकिंग समझेंगे, उसके बाद रिवीजन्स करने हैं जो कि आपको रिपीटेड रिवीजन्स करने हैं, है ना। कम से कम आपको 3 से 4 रिवीजन्स करने हैं इन्वायरमेंट के। अभी टाइम भी काफ़ी है, तो आप 3 से 4 रिवीजन ईजिली कर सकते हो प्रीलिम्स के। और जैसा हमने देखा कि 15 से 17 क्वेश्चन जो हैं एवरी ईयर आते हैं इन्वायरमेंट से, और उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी टू मॉडरेट होते हैं, जो कि डूएबल होते हैं, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे फ्रेम करता है जो आप नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे इन द सेंस, अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड और आपने ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ लिया है तो आप कर सकते हो, वरना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी फ्रेम करता है कि आपसे नहीं होंगे। अब उसका रीज़न ये है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो पेपर होता है, वो भी जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो इसके साथ ही होता है। तो उनको कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एनवायरनमेंट के बड़े डिफ़िकल्ट बनाते हैं, ज्योग्राफी के बड़े डिफ़िकल्ट बनाते हैं, जिससे उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। इसका ये मेन रीज़न है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन जो है वो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं।
तो ये आपको देख लेना है। उसके अलावा here is a brief about me. So I am Vikas Sharma and here is my mark sheet of 2021, 2022 and here is my admit card of 25 and mark sheet of 23 and I have also qualified JRF in history. So this is a brief about me. So without wasting our time, let's move to PYQs. तो सबसे पहले हम PYQs देखते हैं। तो किस टाइप के PYQs पूछे जाते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है ये देखना है हम लोगों को। जो पहला क्वेश्चन है वो है गुच्ची से रिलेटेड। तो यूपीएससी ने कहा कि विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा, 2022 का क्वेश्चन है ये, उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा। अब ये पूछ रहा है यूपीएससी कि इन तीनों स्टेटमेंट में से मुझे बता दो कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ अ फंगस। अब उस टाइम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या ये फंगस था या नहीं था। वैसे बाय द वे ये मशरूम था, मशरूम जो कि काफ़ी एलीट लोग इसको खाते थे, काफ़ी महंगा मशरूम था, उसको गुच्ची बोलते थे, है ना। अब ये बोलते हैं कि इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़। अब यूपीएससी ने ये जो स्टेटमेंट बनाया है आपका, अगर हम लॉजिक और रीज़न के हिसाब से जाएं और एलिमिनेशन टेक्निक्स के हिसाब से जाएं तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही लगता है। अब क्यों लगता है सही? क्योंकि यूपीएससी ने कहा कि इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़। अब ऐसा हो सकता है कि सारे हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ जो है आपने अभी तक देखे नहीं है और किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किए होंगे। इट इज़ अ चांस कि गुच्ची जो है आपका किसी हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में जो है कल्टीवेट होता हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉजिटिव चीज़ है, ये पॉसिबिलिटी आपको दिखाता है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये थोड़ा सधा हुआ स्टेटमेंट है, बैलेंस्ड स्टेटमेंट है। अब तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन दी हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब इस वाले स्टेटमेंट में भी उन्होंने बड़ा ही साध के, आपको एकदम साध के बोला है कि कमर्शियली कल्टीवेट जो है वो होता है नॉर्थ ईस्ट में। अब तो यहाँ उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि क्या ये, अगर आप देखो दोनों स्टेटमेंट में से सबसे पहले आप चुनोगे दो को, है ना। आप सबसे पहले आप एलिमिनेट करोगे, आप स्टेटमेंट बी को एलिमिनेट कर दोगे, स्टेटमेंट ए को एलिमिनेट कर दोगे। अब आपके पास बचा 1 और 2 और 2 और 3। तो अब आपको इन दोनों में से चुनना है। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ के बारे में बोला गया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बारे में बोला गया है, तो अब इसमें से जो है आपने अगर करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तो आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर आप लॉजिक और रीजनिंग के बेसिस पे 50-50 पे आप इसको ला सकते हैं। इस तरीके से एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली जब हम जो है साइकिल्स पढ़ेंगे, बायो, जियो, केमिकल साइकिल जब हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये चारों साइकिल हम पढ़ेंगे क्योंकि और फॉस्फोरस साइकिल। तो ये ना इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं। हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन इससे पूछता है, हर साल। ये मतलब ये ट्रेंड है यूपीएससी का, एक क्वेश्चन आपका इस वाले पार्ट से पूछा ही जाना है। तो उसको किस तरीके से यूपीएससी पूछता है वो भी देख लेते हैं। कि अब यूपीएससी ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो इसको आपको देख लेना है कि भैया कैसे। अब देखेंगे, अब अमरंथ उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था। अच्छा, चिकपी जो होता है, अब जैसे जितनी भी आपकी दाल होती हैं, पल्सेस होती हैं, तो वो अपन को पता है कि भाई वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, है ना। ये अपन को पता है बहुत अच्छे से, अपने ज्योग्राफी में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसको जैसे ही हमको चिकपी दिखा तो हम ढूंढेंगे कि 3-3 कहाँ दे रखा है। अब इसमें भी नहीं है 3, इसमें भी नहीं है 3, तो हम 50-50 पे लॉजिक के बेसिस पे ही पहुँच सकते हैं, है ना। 50-50 पे हम पहुँच गए, 1, 3, 4 और 1, 3, 5, 6। अब हमको देखना है 5 या 6 सही है या केवल 4 सही है, हमको ये देखना है इसमें। तो 5-6 में आता है आपका कुल्फ़ा और स्पिनच, है ना। अब स्पिनच हमको पता है कि स्पिनच होती है पालक, जो कि एक सीजनल सब्जी है। सीजनल मतलब कि ये मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है उसका शायद मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने होता होगा, या फिर मतलब इसका जो क्रॉपिंग जो आपका साइकिल है वो बहुत कम है। तो ये थोड़ा मुश्किल है कि स्पिनच जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट हो, क्योंकि बहुत टाइम कम के लिए इसको कल्टीवेट किया जाता है। फिर उसके अलावा जब जैसे हमें पता लग गया कि नहीं भाई स्पिनच नहीं हो सकता, है ना, स्पिनच नहीं होगा, तो उसके बाद हम आ गए आंसर पे अपने कि आंसर होगा ओनली ए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉजिक भी लगाना है, रीजनिंग भी लगानी है, प्लस अपना दिमाग भी लगाना है, प्लस नॉलेज भी लगानी है। अब नॉलेज कैसे लगेगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। सबसे पहले अगर आपको इस कंक्लूजन पर अराइव करना है तो आपको सबसे पहले पढ़ा होना चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या।
तब आप इस आंसर पे अराइव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं करंट अफेयर्स से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है। ये काफ़ी न्यूज़ में थी उस टाइम पे, है ना, जब जो आपके कोरल्स हैं, वैसे यूपीएससी में कुछ थीम्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कोरल्स थीम हो गई। कोरल रीफ की जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें स्टेटमेंट में आपको कोरल रीफ दे रखा है तो वो जनरली सही देता है ना। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें जो है ना ब्रॉड थीम्स हैं यूपीएससी की, इनसे क्वेश्चन पूछने की। तो ये भी एक सीन है। बाकी आपको ये करंट अफेयर्स में मेंशन था उस टाइम पे कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी होती क्या है। फिर आपका मियावाकी मेथड, अब ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स में ये काफ़ी मेंशन था कि मियावाकी मेथड होता क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बाकी अब जैसे क्या होता है ना कि इसमें दो ऑप्शंस में फॉरेस्ट का मेंशन कर रखा है कि ये फॉरेस्ट के बारे में जो है दो आपके ऑप्शंस में इसमें दे रखा है, तो उससे भी आप कहीं ना कहीं उसको मतलब 50-50 पे तो आप एटलीस्ट अराइव कर सकते हैं इसी आंसर के थ्रू, इसी अप्रोच के थ्रू। अब ये एक ये होता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी स्पीसी जो है वो बर्ड नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा आपको, वो भी पीवाईक्यू, है ना। ये सारा का सारा पीवाईक्यू का गेम है। मोस्टली गेम जो है वो आपका पीवाईक्यूज़ का है। अगर आपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। जो आपकी गोल्डन महसीर है वो एक फ़िश है ना, ये पीवाईक्यू में पूछ रखा है, तो ये एक फ़िश की वैरायटी है, इसलिए ये बर्ड नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको आंसर पे अराइव करना है। ये तीनों के तीनों बर्ड हैं और बाकी जो आपकी गोल्डन महसीर है वो एक फ़िश है। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है। 2025 में यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा फ्रेम करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अब जनरली आने लगे हैं। अब आर्टिकल 6 से रिलेटेड है पेरिस एग्रीमेंट के ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि अब ये जनरली जो है डिस्कस किया जाता है ग्लोबल उसमें कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का वो सेट आउट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट। ठीक है भैया, ये भी सही है। आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का वो बोलता है कि जो है प्रमोट करेंगे हम नॉन मार्केट स्ट्रेटजी को टू रीच क्लाइमेट टारगेट्स। अब नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, है ना, इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज़, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये करंट अफेयर्स में उस टाइम पे न्यूज़ में था और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, तो ये स्टेटमेंट वहाँ से उन्होंने पिक किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और फिर आपका ये स्पीसी का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नया इंट्रोड्यूस किया था इस बार, पीकॉक ट्रेंटुला, है ना। ये एक तरीके की मकड़ी है, एक ये मकड़ी है जो कि न्यूज़ में रहती है, जो कि ब्राज़ील में पाई जाती है ना। ये एक तरीके की मकड़ी है जो कि ब्राज़ील में स्पाइडर है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाइडर विच इज़ फाउंड इन ब्राज़ील, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो वो टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हर स्पीसी आप नहीं पढ़ सकते, हर स्पीसी को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, कुछ एक हमारी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो इसको समझने के लिए आपको इतना समझना होगा कि जो स्टेटमेंट 2 एंड 3 है, जो एक जनरल लॉजिक और रीजनिंग वाली बात होती है कि आप जब जो है कोई भी स्टेटमेंट आप थोड़ा सा सद के बनाएं, थोड़ा सा आप ऐसा सोचें कि यार इसको गलत नहीं होने देना है, उसको कोई आपका चैलेंज ना कर पाए, उस स्टेटमेंट को ऐसा स्टेटमेंट बनाना है मुझे, तो उस तरीके से जब आप सोचेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है कि इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज़, है ना। अब यूपीएससी ने बोला कि अब इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो इंडिया में वो ओनली, है ना, ओनली सम। अब 2 राइडर्स लगा दिए यूपीएससी ने, है ना। अब 2 राइडर्स अगर यूपीएससी ने लगा दिए तो वो स्टेटमेंट थोड़ा सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। आपको ओनली भी बोल दिया, आपको सम भी बोल दिया, ये बहुत ही मतलब उसने बोल दिया कि आपको सिर्फ इसी जगह मिलेगा, इतनी जगह बता दी, इंडिया इतनी बड़ी है, उसने बोल दिया कि इतनी जगह मिलेगा, तो मतलब पॉसिबिलिटी की बात अगर करी जा रही है तो वो स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें भी बोल दिया उसने कि इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज़ एन एर्बोरियल स्पीसीज़। अब एर्बोरियल स्पीसीज़ मतलब ये होता है कि ये कहीं ऊपर पेड़ों पे रहती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट है। अब ये दोनों स्टेटमेंट थोड़े से पॉसिबिलिटी या फिर राइडर्स वाले स्टेटमेंट हैं, तो ये सही हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है
है ना। और क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार कि यूपीएससी के और किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी। और आपका जैसे कॉप है ना, अभी जैसे रिसेंटली कॉप 28 हुई थी, तो उससे यूपीएससी ने क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम कर दिया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे अपन ने देखा जो बर्ड का क्वेश्चन था कि इन स्पीसीज़ में से बर्ड कौन सी नहीं है, ये यूपीएससी ने पूछा था। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन पूछ लिया कि किकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्कैटर ये क्या हैं, ये जो स्पीसीज़ हमने मेंशन कर रखी हैं वो क्या हैं। जनरली आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हो। अब ये क्वेश्चन कभी कभी ऑन द स्पॉट करने पड़ते हैं और थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है ना। अब इसने पॉन्ड बोला है तो वाटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो या तो वो फिश भी हो सकती है, बर्ड भी हो सकती है, इंसेक्ट भी हो सकता है, रेप्टाइल भी हो सकता है। अब फ्रॉग की बात की है ना, फ्रॉग आ गया और पॉन्ड भी आ गया, तो इसमें से पॉसिबिलिटी इंसेक्ट की और रेप्टाइल की हट जाती है ना। अब बचती है फिश और बर्ड की पॉसिबिलिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो आपकी जो है रेप्टाइल और आपकी जो बर्ड है ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ही आप पढ़ेंगे कि ये फ्रॉग की बात कर रहा है तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है एलिमिनेट हो गए। अब आपका स्टेटमेंट बच रहा है फिश और इंसेक्ट। तो आपको पता है कि फ्रॉग जो है वो फिश में नहीं आता है ना, इसको फिश नहीं बोल सकते, तो फिश वाला भी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर इंसेक्ट। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो आपका लॉजिक भी एक्टिव रखना है। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चंस कि मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हो सकता है भाई कुछ जो च्युइंगम्स हैं वो सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती हैं। अब इन्वायरमेंटल सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैसे हो सकती है, या तो जहाँ वो बन रही हैं, जहाँ उनका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे वो पोल्यूशन कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। या फिर जहाँ हम उनको मतलब अगर जो है आप डस्टबिन में डाल रहे हैं तो वहाँ से भी पोल्यूशन हो सकता है कभी कभी। ये भी अपन को ध्यान रखना है ना, एक्टिव रखना है अपने दिमाग को, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं करना है कि भाई ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से अब फिर ये बोला है कि दूसरे स्टेटमेंट में मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस, है ना। तो यूपीएससी ने बोला है कि मैनी च्युइंगम्स ऐसा करती हैं, प्लास्टिक रखती हैं। अब बचपन में हमने कई बार कहानियाँ सुनी होती हैं जब हमारी मम्मियाँ बोल रही होती हैं कि जो है च्युइंगम मत खाया करो, च्युइंगम में जो है प्लास्टिक होती है, तो वो स्टेटमेंट उस तरीके से भी यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। हालांकि हर च्युइंगम में प्लास्टिक नहीं होती, पर कुछ कुछ में प्लास्टिक होती है। तो ये भी राइडर वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी ने बहुत संभाल के ये क्वेश्चन फ्रेम किया है आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है और इस तरीके से क्वेश्चन को एग्ज़ाम में एलिमिनेशन भी लगाना है, लॉजिक लगाना है, रीजनिंग लगानी है, प्लस आपकी इन्वायरमेंट की नॉलेज भी लगानी है। ठीक है, फिर और क्वेश्चंस किस टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। 1 सेकेंड। अब जैसे ये स्पीसी के क्वेश्चंस हैं, स्पीसीज़ के क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं कि भाई इसमें से मोस्ट एक्टिव कौन रहता है सनसेट के बाद, है ना। तो ये स्पीसी कौन सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पीवाईक्यू अगर आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं तो जो आपकी सांबर डियर और जो मालाबार किवेट है और लाइन टेल मैकैग है, तो ये तीनों स्पीसीज़ यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछ रखी हैं। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पर जो है नोट्स अपने रेडी कर लें, है ना, क्योंकि अगर यूपीएससी ने कोई स्पीसी पूछ रखी है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके जैसे ही आप नोट्स बना लेंगे तो आपका नेक्स्ट टाइम 100% हेल्प होने वाली है। आप लास्ट 5 ईयर के नोट्स बना लें पीवाईक्यू के, तो आपके क्वेश्चन जो हैं मतलब मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपकी हेल्प हो जाएगी आपके रियल एग्जामिनेशन में जो नेक्स्ट ईयर आएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी कि सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़। ये भी आपको पता, मतलब इसमें क्या है ना, देखो यूपीएससी ने सम का यूज़ करके आपको एक राइडर दे दिया है ना कि सम 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 सम, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लॉजिक रीजन के बेसिस पे भी सॉल्व करना है।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है, उसको किस तरीके से पढ़ना है। सिमिलरली अच्छा ये क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं, है ना। अब इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन ओशियंस, फूड चेन ऑफ ओशियंस। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए उस तरीके से। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें से कौन से जो आपके वो हैं वो नेचर में विदाउट सॉइल जो है सर्वाइव कर सकते हैं, ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे फर्नेस ऑयल, एक आपका क्वेश्चन हमेशा पोल्यूशन से आ जाता है ना, कि पोल्यूशन कौन सा है, पोल्यूटेंट कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा आ जाता है हर साल। तो इसमें ये पता होना चाहिए आपको, ये भी लॉजिक के बेसिस पे, एलिमिनेशन के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब जैसे फर्नेस ऑयल है तो ऑयल रिफाइनरीज से निकलता है, ऑब्वियस सी बात है ना। सम इंडस्ट्रीज़ यूज इट टू जनरेट पावर, ठीक है, सम इंडस्ट्रीज़ इसमें यूज़ करती होंगी ऑयल को पावर जनरेशन के लिए, है ना। इट्स यूज़ कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट। अगर हमने सिंपली पढ़ा है कि जो ऑयल होता है, ऑयल के बर्निंग से सल्फ़र रिलीज़ होता है, तो वो फर्नेस ऑयल से क्यों नहीं होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इन्वायरमेंट में हम जब पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन कैसे होता है, पॉल्यूटेंट कैसे होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, उसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनसे क्या रिलीज़ होता है और उनका सोर्सेज क्या है, तो वो आपको वहाँ से पता लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो अब हमने देख लिया कि भाई कैसे PYQs पूछे जा रहे हैं। उस तरीके से अब जैसे नेशनल पार्क से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ये स्पीसीज़ जो है बारहसिंगा जो स्पीसी है वो कहाँ थ्राइव करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इस तरीके से अब ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से जो आपका नेशनल पार्क है, इसमें से मस्क डियर जो है वो कहाँ नेचुरली पाई जाती है, इस तरीके से भी आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। बायोचार का क्या यूज़ होता है, बायोचार होता क्या है। अब शेड्यूल 6 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगर कोई स्पीसी है तो उसका मतलब क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हालांकि अब जो है 4 ही शेड्यूल हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये रीसेंट अमेंडमेंट जो किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये 4 क्यों है, अब ये लिस्ट 4 क्यों हो गई, तो ये आपको करंट अफेयर्स में पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, उसको देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो पहला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, है ना, 13th चैप्टर। तो इसमें बेसिक्स दे रखे हैं कि भाई क्या है, अच्छा क्वेश्चन कौन से, हाउ टाइप क्वेश्चन, वाई टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, है ना, ये इसका डिवीज़न कैसे होता है ना, मैक्रो लेवल पे, सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे और बायोम लेवल पे, है ना। हाउ मतलब होता है मैकेनिज्म, वाई मतलब होता है उसका सिग्निफिकेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अच्छा, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है ना, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब एनवायरनमेंट क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इकोलॉजी ये है, इकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडीज़ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट, ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर ये आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपके सारे के सारे जो बायोम्स हैं उसके बारे में दे रखा है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है। और सिमिलरली यहाँ पे दे रखा है कि जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो कौन से मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। टेम्परेचर होता है, और कौन से फैक्टर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। वाटर है, ठीक है, और आपका लाइट है, और आपका सॉइल है, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब फिर जैसे अब जो है आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी है ना, रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी होती है, तो वो आपको बिटवीन द लाइंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, क्योंकि अगर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है फिर आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैंने तो एल्गी पढ़ा ही नहीं और मेरे को तो पता ही नहीं है कि रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी भी होती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपको एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है ना। आप जैसे रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति, जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, कुछ तो कन्फर्मर्स होते हैं, कुछ रेगुलेटर्स होते हैं और कुछ पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं।
तो ये भी यूपीएससी पूछता रहता है कि रेगुलेट कौन करता है ना, और जो है कन्फर्मर कौन होता है, कन्फर्म कौन करता है। अब जो स्पीसीज़ यहाँ पे मेंशन रहती हैं वो भी यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है ना, तो वो भी आपको उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, माइग्रेट कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हाइबरनेशन कौन करता है, एस्टिवेशन कौन करता है, डायापॉज कौन करता है सस्पेंशन में, ये यूपीएससी ने पूछ रखा है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज़ आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है ना, फिर उसके अलावा जो आपके हिडन चीज़ें हैं, बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें हैं, जो आप सोचते हैं कि वो कहाँ से आई हैं, वो यहीं से आती हैं। यूपीएससी यहीं से क्वेश्चंस जो है फ्रेम करता है। अब एडेप्टेशन के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये भी यूपीएससी पूछ चुका है शायद प्रीवियस ईयर्स में कि डेजर्ट की जो स्पीसीज़ होती हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करती हैं, जब जैसे हीटिंग ज़्यादा होती है तो ये सब चीज़ों में कैसे वो अडेप्ट करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एक बार देख लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन इस वाले जो है चार्ट से ही पूछ लेता है और इस वाले जो पार्ट से पूछ लेता है यूपीएससी कि जो पॉपुलेशन का इंटरेक्शन होता है उससे क्या रिजल्ट होता है, म्यूचुअलिज्म क्या है। अगर कोई स्पीसीज़ आपस में म्यूचुअली रिलेटेड है तो उसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, दोनों को प्रॉफिट होगा। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, प्रेडेशन का मतलब क्या है ना, पैरासिटिज्म का क्या मतलब है, कमेंसलिज्म का क्या मतलब है, और एमेंसलिज्म का क्या मतलब है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि दोनों लास्ट की जो इंट्रैक्शंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेंगे, अपने जो लेक्चर आएंगे हमारे उसमें हम देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है, प्रेडेशन का मतलब क्या है, प्रेडेशन कैसे होता है ना। यहाँ डायग्राम के हिसाब से भी मैंने रिप्रेजेंटेशन बना रखा है कि किस तरीके से प्रेडेशन होता है ना। तो इस तरीके से यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। कंपटीशन क्या होता है ना। अब जैसे हमने देखा था 2021 में एक क्वेश्चन पूछ रखा था, है ना, इससे क्वेश्चन पूछ रखा था, वो आपका क्वेश्चन यूपीएससी में फीचर हो गया था यहीं से। तो वो भी आपको, इसलिए आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और यूपीएससी इस वाले सेक्शन से हर साल एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब कंपटीशन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यूपीएससी ने इस साल शायद मेरे हिसाब से 2023 में, अच्छा 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि ये जो स्पीसी है वो क्या है ना। तो ये 2021 का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए। कमेंसलिज्म से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये यूपीएससी ने 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। जो फिग का जो क्वेश्चन आया था वो इसी वाले पेज से आया था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इनका इंटरेक्शन कैसे होता है। इस बस अगर आपको इतना भी पता होता तो भी आपका 2024 का क्वेश्चन जो है यहीं से सॉल्व हो जाता। इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में, उसकी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इकोसिस्टम से रिलेटेड। चैप्टर 14 जो है वो है इकोसिस्टम से रिलेटेड। तो इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये एक फंक्शनल यूनिट है ना, जिसमें आप जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दो फिजिकल एनवायरनमेंट हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इनका आपस में भी क्रॉस इंटरेक्शन भी होता है, उसको आप इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसके अलावा हम ये देख लेते हैं, अच्छा डीकम्पोजिशन से भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है कि डीकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, वो भी यूपीएससी ने काफ़ी डिटेल में पूछ रखा है प्रीवियस ईयर्स में। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी साइकिल क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। ये एनसीईआरटी में डिटेल में मेंशन है। आपको ज़्यादा किसी नोट्स की तरफ नहीं भागना है, मार्केट में बहुत सारे नोट्स चल रहे हैं, तो आपको उसकी तरफ ना भागकर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी पे फोकस करना है कि जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं उसको बिल्कुल एकदम क्लियर हों कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के क्या क्या जो है फैक्टर्स हैं और उसमें क्या क्या यूनिट्स होती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अभी जो हमने देखा कि भाई जो गैशियस साइकिल्स होती हैं, कुछ सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने जो आने वाले लेक्चर्स में, जिससे हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल्स को हम देखेंगे, जैसे हम कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे, कार्बन साइकिल में क्या होता है, किस तरीके से जो है मूवमेंट होती है वो हमको पता होना चाहिए, है ना। नेट इफेक्ट कैसे होता है, नेट ज़ीरो कैसे रहना चाहिए, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। फिर बाकी कार्बन कहाँ से आता है, मीथेन से भी आता है, ठीक है। और जब आपका एंट्रिक फर्मेंटेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको देखेंगे, है ना। कारफिक्स प्रोजेक्ट क्या है, ये आइसलैंड ने क्यों बनाया है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को लेकर,
ठीक है। और जो कार्बन सिंक है वो क्या होता है ना, उसको ग्लोबल लेवल पे कैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना, ग्लोबली क्या उसके लिए एजेंडा चल रहा है, और जो है इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन सिंक होता क्या है, ब्लू, ग्रे और ग्रीन कार्बन सिंक होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ताला नोवा डायलॉग है, 2020 में यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो ये ताला नोवा डायलॉग होता क्या है ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है, और आपकी कार्बन फार्मिंग क्या होती है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। सॉरी। तो बायोचार जो है बरियल क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। आपका आयरन फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यूरिया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बायोमीथेन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है डिटेल में आपके साथ में साइकिल्स डिस्कस करूँगा, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, इसी सेक्शन से एक क्वेश्चन तो आपको मिनिमम बनेगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बन जाए अगर दिन अच्छा है तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, है ना, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग से भी जो है कार्बन साइकिल का कुछ रिलेशन है क्या। फिर जो भी ग्लोबल आपके स्टोरेज के सिस्टम है वो देख लेंगे हम लोग कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जो है यूपीएससी ने ये मेंस में पूछ रखा है, 2025 के मेंस में यूपीएससी ने इसको पूछ रखा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। फिर नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे हम लोग, है ना, कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। जैसे 2025 में या 2020 शायद 3 में, 23 या 22 में यूपीएससी ने पूछ रखा है कि इनमें से कौन से जो आपकी प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो है आपके एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं। उसकी साइकिल अगर आपको पता होगी तो आप जो है इजीली उसको ट्रैक कर लोगे, है ना। अमोनिया से कैसे नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्रेट से आपका कैसे जो नाइट्राइट बनता है, नाइट्रेट से आपका नाइट्रेट्स बनते हैं, फिर प्लांट्स में कैसे जाता है, फिर सॉइल में कैसे जाता है, अमोनिया एसिड क्या होता है, फिर ये इसी तरीके से फिर ये रिवर्स कैसे जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है इसका, वो भी आपको पता होना चाहिए। बायो टॉयलेट जो है यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो उसमें कौन से जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, ठीक है। वो बायोगैस क्या होती है, वाटर वेपर क्या रिलीज़ करती है, वो मीथेन रिलीज़ करती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब 2022 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, है ना, ग्रीन ग्राम और पिजन पीज़ और चिक पीज़ वगैरह जो है ग्रीन ग्राम को ही आपको चिकपी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन, है ना, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको साइकिल्स जो है पढ़नी है। फिर इसी तरीके से सल्फ़र साइकिल पढ़नी है, और शायद मेरे हिसाब से फॉस्फोरस साइकिल भी यूपीएससी ने पूछा था 2021 में, कि है ना इसमें से कौन सा ऐसी साइकिल है जो प्राइमरीली रॉक से ड्रिवन होती है ना। तो ये शायद मेरे हिसाब से यूपीएससी ने पूछ रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो इसमें किसका रोल होता है, सल्फ़र का रोल होता है। फॉग प्लस स्मोक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स। हर साल यूपीएससी कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है बायोस्फीयर रिजर्व से, है ना, अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व को कैसे डिस्कस करेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या है ना। यूपीएससी क्या पूछता है कि इसके अंदर कौन से जो है नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, मेन स्पीसीज़ कौन सी पाई जाती हैं, है ना, और इसकी लोकेशन क्या है, और अगर ज़्यादा हुआ तो इसकी रिवर कौन सी है, रिवर कौन सी फ्लो करती है। बस इतना आपको अगर एक किसी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता है तो आपका काम डन है, आप सॉर्टेड है एकदम, ठीक है। इस टाइप से बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जो भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर जो इम्पॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और बाकी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट्स इससे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसी तरीके से हमको देखना है कि आपके जो है कि अब जैसे मैंने ये कुछ चीज़ें जो है शंकर आईएएस की बुक से पिक की है, हालांकि ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं मैंने काफ़ी डिटेल में अपने नोट्स में प्रिपेयर कर रखी हैं, कि टाइगर रिजर्व्स को हमने मेंशन कर रखा है अपने नोट्स में, रामसार साइट्स को मेंशन कर रखा है। यहाँ तो केवल इन्होंने जो है स्टेट के साथ मैचिंग की हुई है, हमने थोड़ा डिटेल में और डिटेल में जाके इसको किया हुआ है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, अभी आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से हमने उसको प्रिपेयर किया हुआ है ना। अब जैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, मैं आपके साथ बता रहा था कि जो गवर्नमेंट की एक साइट होती है स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम, एक गवर्नमेंट की साइट है, तो वहाँ पर ये जो है इसके बारे में काफ़ी मेंशन है। तो कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट है इंडिया में कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो स्पीसीज़ आपको वहाँ वेबसाइट से निकाल लेनी है और उसके ही नोट्स बनाने हैं, है ना। ऐसे स्पीसीज़ तो क्या है कि 1 लाख स्पीसीज़ हैं,
तो आप सारी स्पीसीज़ नहीं कर सकते, पर स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम जो है उसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका काम जो है सॉर्ट हो जाएगा, है ना। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अब जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसमें अपन को क्या करना है, प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर का ऑफिशियल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है ना, पैंथेरा टाइग्रेस बोलते हैं। ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, है ना। इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, प्रे की और टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम चल रहा है ना। टाइगर रिजर्व्स होते क्या हैं, कोर रीजन क्या होता है, बफर जोन क्या है ना। इसको नोटिफाई कौन करता है, अप्रूवल कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें जो मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं जो यूपीएससी पूछ सकता है। इसी तरीके से आपका जो है वल्चर कंजर्वेशन क्या होता है ना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ हैं वल्चर्स की वो कौन सी हैं, उस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। स्नो लेपर्ड का क्वेश्चन आ सकता है तो वो आपको पढ़ना है। वन हॉर्न राइन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वो पढ़ना है आपको, है ना। अब जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो शायद 2021 में यूपीएससी ने एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, या 2022 में। तो इस तरीके से आपको लिमिटेड स्पीसीज़ करनी है, ये नहीं कि आप सारी स्पीसीज़ करने चले जा रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। अब इसी तरीके से जो आपकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें कुछ मेन फाइंडिंग्स होंगी, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना है ना, फॉरेस्ट कवर इंडिया का किस स्टेट में कितना है, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, 2019 में यूपीएससी ने पूछ रखा है। तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए, उसके निमोनिक्स कैसे बनेंगे, म्यार में मना। तो इस तरीके से आपको जो है पढ़ना है, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट को। ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ लेना है, बस लिमिटेड चीज़ें, बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी है, पर उनको बहुत अच्छे से कवर करना है हम लोगों को, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये हमारे यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, जो आपको ख्वाहिश मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि जो है हमारे यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन कुछ पाई जाती है जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, डेसिडुअस होते हैं आपके, और भी डिफरेंट टाइप्स के आपके जो है डेजर्ट वाले होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। तो उनमें मेन स्पीसीज़ कौन सी होती हैं, एरिया कौन सा होता है, रेनफॉल उनके यहाँ कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, और रीजन क्या है, बस इतना आपको अगर डिटेल में पता है तो आपका क्वेश्चन जो है आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब इसके लिए कई लोग जो है 2-2 लेक्चर ले रहे हैं कि आपके जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए 2-2 लेक्चर किसी ने लिए हुए हैं, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस इतनी टेबल जो आपके पास है, आपका काम सॉर्टेड है। यूपीएससी या तो वहाँ पे जो स्पीसीज़ कौन सी मिलती है वो पूछेगा, एरिया पूछ सकता है, टेम्परेचर पूछ सकता है, और आपका जो है रेनफॉल या फिर वो सब पूछ सकता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पेज में मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, इससे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वेटलैंड इकोसिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूपीएससी ने इसको 2022 में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि वेटलैंड्स का काम क्या होता है, क्या वो किडनी की तरह काम करते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं, उसके थ्रेट्स क्या हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मेंस में अगर जैसे वेटलैंड से क्वेश्चन आ जाए तो मेंस में आपके यहीं से इतना ही नोट्स इतने सफिशिएंट है, ठीक है। कितना % टोटल लैंड का एरिया है, रामसार कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड की एक जो आपकी कन्वेंशन है उसका क्या मतलब है, क्या ये यूएन से एफिलिएटेड है, ठीक है। वाइस यूज़ क्या होता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है ना। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसमें 9 क्राइटेरियाज़ हैं, वो उनका क्या मतलब है, वो 9 क्राइटेरियाज़ हैं कौन से, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स आपको पता होने चाहिए 2017 के, वो भी आपको पता होने चाहिए। अब मैनग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो है आने वाले कमिंग लेक्चर्स में अपना देखेंगे सारे के सारे। अब जैसे ये जो है रामसार साइट्स के नोट्स हैं मेरे, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा PDF के थ्रू। तो वुलर लेक आपको जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ये तो हर कोई पढ़ेगा, इतना तो बेसिक हर कोई पढ़ने वाला है। तो उसके कुछ और फीचर्स जो हैं, जो सैलिएंट फीचर्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे सिल्टेशन का इशू है ना, यहाँ पे स्पीसीज़ कौन सी मिलती हैं, तो ये आपको एक एज दिलाएगा, इससे आपको एक एज मिलेगी एग्ज़ाम में। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एज रहेगी और आप औरों से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ये रामसार साइट्स के सारे नोट्स हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे बायोम का एक क्वेश्चन हर साल आता है, बायोम से एवरी ईयर हर साल एक क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, ये चीज़ जो है बिल्कुल फिक्स है। और आपका सिर्फ एक पेज में, अगर आपने इस पेज को अच्छे से कर लिया, इस पेज को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपका ये क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, आपका 100% ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है
है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, इसी साल क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि रेन फॉरेस्ट में स्पीसीज़ कितनी होती हैं वगैरह वगैरह। 2025 में भी पूछा था, 24 में भी एक क्वेश्चन बायोम से रिलेटेड था। तो आपको इतना पता होना चाहिए। मॉनसून टाइप क्या होता है ना। ग्रासलैंड्स क्या होती हैं, डेजर्ट्स में क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। और बस आपका एक पेज में सॉर्टेड है ये सब चीज़ें। इसी तरीके से पॉल्यूशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पॉल्यूशन से फिक्स है हर साल। नाइट्रोजन ऑक्साइड से पूछ लें, सल्फ़र ऑक्साइड से पूछ लें, कार्बन मोनोऑक्साइड से पूछ लें, मीथेन से पूछ लें या ओजोन से पूछ लें, इनके सोर्सेज क्या हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है। इतना बस आपको पता है ब्रीफ में, तो आपका एक क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। आपको एक क्वेश्चन जो है आपको एज मिल जाएगी तुरंत। बस इसमें भी मैंने 2 पेज के नोट्स बना रखे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपका काम सॉर्टेड है। ठीक है। इन्वायरमेंट में आपको इतने क्रिस्प नोट, है ना, इतने क्रिस्प नोट और इतने डाइवर्स जो है सोर्सेज से बनाए हुए नोट्स आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा अपने नोट्स, जिसने क्वालिफाई किया होगा प्रीलिम्स, वो भी अच्छे मार्जिन से। 120 मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, है ना। फॉरेस्ट की कट ऑफ भी इतनी नहीं जाती है, शायद 2022 में फॉरेस्ट की कट ऑफ भी मेरे हिसाब से 105 के आसपास थी, और जबकि मेरे मार्क्स हैं 120। तो आप ये समझ लीजिए कि ये नोट्स कितने किफ़ायती होने वाले हैं आपके लिए, कितने यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। सारे जो है स्पीसी, मतलब जो भी इसमें पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने दे रखे हैं, है ना। इसके अलावा आपको 2 पन्नों के अलावा एक्स्ट्रा 1% करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व होना होगा तो आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, है ना, क्लाइमेट चेंज की क्या डेफिनेशन होती है, फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स तो सब लोग पढ़ते हैं, पर क्या जो है नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। नेचुरल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी यूपीएससी नेचुरल फैक्टर्स भी पूछ लेता है। अभी 2 साल से यूपीएससी पूछ रहा है, कुछ 2024 और 2025 में यूपीएससी ने जो है नेचुरल फैक्टर्स पूछ रखे हैं क्लाइमेट चेंज के, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, है ना। अब इम्पैक्ट क्या होता है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन, ये जब बस इतना सा आपको अगर पता है तो भी आपका काम सॉर्टेड है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, पर इसका जो है कितने टाइम्स पावरफुल होती है ग्रीन हाउस गैस, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब हम लोग HFC को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। पहले हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस किया, पर रिसेंटली 2016 में हमने एक किगाली करके एक एग्रीमेंट किया था, उसमें हमने डिसाइड किया है कि सारी कंट्रीज़ जो हैं HFC को रिप्लेस करेंगी। HFC जो है ओजोन को तो हार्म नहीं करता है, पर ये है एक ग्रीन हाउस गैस के, ये है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता है सबसे ज़्यादा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, ये सब क्वेश्चन जो है यूपीएससी फ्रेम कर चुका है पहले ही, तो इसलिए ये हर साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थीम इंपॉर्टेंट है, कोरल्स की जो थीम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है, क्रायोस्फीयर पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। एजेंडा 21 क्या होता है, रियो 1992 क्या होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब स्ट्रेटजी क्या होगी क्लाइमेट चेंज को रिजॉल्व करने के लिए, या तो मिटिगेट करेंगे हम लोग, है ना, उसको या तो रिड्यूस करेंगे या फिर अडेप्ट कर लेंगे उससे, जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो, है ना। तो इस तरीके से एक UNCED करके एक रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसमें 3 चीज़ें निकल कर आई थी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UN कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 3 जो है आपकी ट्रीटी हुई थी। तो उसमें क्या है वो हम देखेंगे, है ना, इतना डिटेल में देखेंगे हम उसको कि उससे कोई भी क्वेश्चन हमारा जो है एग्ज़ाम में ना छूटे, है ना। अब COP3 क्या हुआ था 97 में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, उसका भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके गोल्स क्या हैं, है ना। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, जो हमने अभी देखा क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एडेप्टेशन फ़ंड देखेंगे हम, REDD देखेंगे हम लोग, ठीक है। हम इसी प्रकार से हम लोग पेरिस एग्रीमेंट देखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है ना। 2 डिग्री क्यों करना है कम, 1.5 डिग्री क्यों नहीं करना है, क्या इसमें क्या सीन है, बाइंडिंग क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तालानोवा जैसे यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से सारे जो है आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उसको जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपका जो है लेक्चर चलेगा। पहला लेक्चर जो रहेगा आपका वो रहेगा NCERT बेस्ड, है ना। दूसरा लेक्चर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको NCERT का करवाऊँ। उसके बाद जो है हम एडवांस पे जाएंगे, 2 लेक्चर हमारे एडवांस के रहेंगे। तो कुल मिला के जो है आपके 4 लेक्चर्स रहेंगे इन्वायरमेंट के,
और लास्ट में आपका 5th लेक्चर जो है वो पहले से ही अपलोडेड है, जो कि है PT 365 का। तो इससे आपका हॉलिस्टिक कवर हो जाएगा, एक हफ्ते में आपका एनवायरनमेंट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको कुछ हेल्प मिले इससे, आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ मेंटोरशिप मिले, कुछ आपकी स्ट्रेटजी इससे आपकी जो है इम्प्रूव हो और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी इम्प्रूव हों। थैंक यू सो मच।